ऐसा कोई जुर्म नहीं था जिसे करने वाला वहाँ न रहता हो। एक से खूंखार मुजरिम की पनाहगाह थी वो काली बस्ती। काली बस्ती का बेताज बादशाह था कालू। सब लोग उसे कालू उस्ताद कहते थे। कालू उस्ताद छोटे मोटे जुर्म में हाथ नहीं डाला करता था। वह हमेशा मोटा धंधा किया करता था। वैसे उसका मुख्य धंधा मोटी रकम लेकर खून करने का था। जिस व्यक्ति का खून होना है उसके स्तर के हिसाब से वह रेट बताया करता था। हर वक्त शराब के नशे में धुत रहने के बावजूद वह कभी होश नहीं गंवाता था। शराब उसकी रगों में दौड़ने वाले खून का एक हिस्सा बन चुकी थी, इसलिए शराब उसके जिंदा रहने के लिए आवश्यक खुराक थी। राकेश जिस खोली के सामने रुका वह कालू उस्ताद की खोली ही थी। खोली के बाहर शक्ल से बदमाश नजर आने वाले 5 व्यक्ति खुलेआम जुआ खेल रहे थे। सबके सामने रुपयों की अलग अलग ढेरी रखी थी। मुझे कालू से मिलना है। राकेश के इतना कहते ही उन 5 व्यक्तियों ने एक साथ उसे घूर कर देखा। फिर उनमें से एक बोला, कौन है बे तू? मुझे शालीमार होटल के मैनेजर जॉर्ज ने भेजा है। राकेश ने कहा, किसी ने भी भेजा हो, कालू उस्ताद का नाम तमीज़ से ले। उनमें से एक खड़ा होता हुआ बोला, कालू उस्ताद यहीं पर रहते हैं? हाँ, क्या काम है? मुझे कालू उस्ताद से काम है। राकेश ने कहा, पहले हमें बताना होगा तभी उस्ताद से मिल सकते हो। राकेश सोच में पड़ गया लेकिन फिर जल्दी बोला, खून कराना हो गया। वह बदमाश सलीके व्यक्ति ने बड़े आराम से कहा, पहले उस्ताद से मिलने की फीस निकालो। कितनी? जैसे राकेश को इस नियम का पहले से ही पता हो। 5,000 रुपये। राकेश ने तुरंत अपने कोट से जेब में हाथ डालकर एक 50 की गड्डी निकाल कर उसकी तरफ बढ़ा दी। वह व्यक्ति गड्डी लेकर तुरंत अंदर गया और थोड़ी देर बाद वापस आकर बोला, अंदर चले जाओ। राकेश का दिल किसी अज्ञात भय से अनायास ही जोर जोर धड़कने लगा। वह सहमता हुआ सा अंदर पहुंचा। सामने एक तख्त बिछा था। उस पर बेहद दुबला पतला व्यक्ति बैठा हुआ बड़ी तन्मयता से बने हुए मुर्गे की टांग चूस रहा था। उसके हाथ और मुंह चिकनाई से सने हुए थे। बराबर में देशी शराब की बोतल रखी थी। उसका रंग कोयले से भी शर्मा देने वाला था। बाल इस तरह उलझे थे जैसे वर्षों में से उनमें कंघी न की गई हो। उसके शरीर पर लाइनदार बनियान और लुंगी थी। आओ, वह राकेश को देखकर बोला। हड्डी का टुकड़ा उसने तख्त पर ही एक तरफ से कुल लुढ़का दिया और बोतल उठाकर एक साथ कई सारे घूंट हलक में उतार ली। शराब के नशे में उसकी आंखें एकदम लाल सुर्ख हो रही थी। राकेश तख्त के बराबर में बिछी एक टूटी फूटी गंदी सी कुर्सी पर बैठ गया। किसका खून करना है? अपनी चढ़ी आंखों से राकेश की तरफ देखकर पूछा उसने। एक औरत का। कौन है वह औरत? प्रताप सिंह दीवान की विधवा बहू। जायदाद का चक्कर है। राकेश चकित रह गया। वे उनके मन की बात एकदम समझ गया था, जबकि काले उस्ताद के लिए एकदम सामान्य बात थी। उसका पेशा यही था। हर व्यक्ति अपने पेशे का मास्टर होता है। उसे चुप देखकर काले उस्ताद बोला, हमारे पास फालतू वक्त नहीं है बाबू। जो कुछ पूछ रहे हैं उसका सही से जवाब दो। दाई से पेट नहीं छुपाया जाता। इस बार राकेश फौरन बोला, हाँ जी, जायदाद का ही चक्कर है। तुम दीवान साहब के बेटे हो? हाँ। उनकी जायदाद पर अकेले कब्जा करना चाहते हो? हाँ। इसलिए अपनी भाभी का खून करवाना चाहते हो? काले उस्ताद ने मुर्गे की गर्दन तोड़ते हुए कहा। राकेश ने स्वीकृति वाले अंदाज में गर्दन हिलाई। क्या कीमत होगी? 50,000 रुपये। 50,000 रुपये? राकेश चौंकता हुआ बोला, ये तो बहुत ज़्यादा है। गोश्त खाने के बाद काले उस्ताद ने हड्डी चूसते हुए उसकी तरफ तनिक गुस्से में देखा। राकेश सम गया। बोतल उठाकर लंबी घूंट बनने के बाद कालू ने कहा, हमारे यहाँ सौदा नहीं होता। हमारे मुंह से निकली रकम फाइनल होती है। उसमें किसी रियायत की गुंजाइश नहीं होती। वैसे भी करोड़ों की जायदाद के लिए कोई बड़ी रकम तो नहीं है। उसका 1% हिस्सा भी नहीं बैठता है। मंजूर हो तो हाँ बोलो, वरना जा सकते हो। मेरे मिलने और मेरे से बात करने की फ़ीस मुझे मिल चुकी है। मुझे सौदा मंजूर है। उसका कठोर रुख देखकर राकेश जल्दी से बोला, ठीक है, 25,000 काम से पहले और 25,000 काम के बाद। राकेश ने जेब से 25,000 निकाल कर उसकी तरफ बढ़ा दिए। लो, गिन लो। हमें गिनने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती। काले उस्ताद इतनी देर में पहली बार मुस्कुराया। उसके पीले और गंदे दांत नजर आए। बोला, हमारे पेशे में विश्वास और ईमानदारी 2 बड़े उसूल होते हैं। ये बात गुप्त रहनी चाहिए। कहने की ज़रूरत नहीं है। इस कत्ल में तुम्हारा नाम दूर तक नहीं होगा। और कुछ? राकेश ने पूछा। उसका फ़ोटो लाए हो? हाँ। राकेश कोट के ऊपर वाली जेब से माधुरी का फ़ोटो निकाल कर उसकी तरफ बढ़ाता हुआ बोला, ये लो।
काले उस्ताद ने फ़ोटो लेकर अपने बराबर में रख लिया और कहा, कहीं आने जाने का कोई विशेष टाइम? नहीं, ये बाहर बहुत कम निकलती है। अगर बाहर का कोई विशेष प्रोग्राम हुआ तो मैं तुम्हें खबर कर दूंगा। ये काम बंगले से बाहर ही होना चाहिए, उसकी तुम फिक्र मत करो। काले उस्ताद बोतल की आखिरी घूंट खत्म करते हुए चीखा, अबे ओ सोनू। तभी बाहर से एक व्यक्ति भागता हुआ आया जिसने राकेश से बात की थी। कांपता हुआ सा बोला, जी जी उस्ताद। उस्ताद के बच्चे, मेरी खुराक ख़त्म हो गई है, भाग कर ला। रिवॉल्वर से निकली गोली किसी हालत हो गई थी सोनू की। क्या बात है गफ्फार भाई, आज हमारी भाभी को नहीं, तभी उस हवेली में, क्या बात है गफ्फार भाई, आज हमारी भाभी को आपको फिर सुबह सुबह घर से निकाल दिया? शारदा देवी ने पूछा। ऐसा ही समझ लीजिए। आज क्या बहाना तलाश किया उन्होंने? आज का बहाना बहुत ज़बरदस्त है। क्या? आज हमारी बेगम साहिबा आप सबको दावत दे रही हैं। उनकी कोई लॉटरी निकल गई है या और कोई त्यौहार है? आज तो नहीं, परंतु आज के दिन 22 साल पहले ज़रूर निकली थी। उस लॉटरी की पुरानी याद को ताज़ा करने के लिए आज उन्होंने दावत का इंतज़ाम किया है। गफ्फार रहस्यमय अंदाज में मुस्कुराता हुआ बोला। क्या मतलब? शारदा देवी चक रहे हैं। मतलब ये भाभीजान की हमारे और बेगम साहिबा की शादी की आज 22वीं सालगिरह है। ओह! शारदा देवी बहुत ज़ोर से हंसी। गफ्फार खान ने भी उनका साथ दिया। फिर बोला, आप सबको ज़रूर चलना पड़ेगा, वरना आज इस गुलाम की खैर नहीं। दीवान साहब कहाँ गए हैं? शायद ऑफिस से फ़ोन आया था, क्योंकि सुनने के बाद तेज़ी से गाड़ी लेकर निकल गए। बस आते ही होंगे। राकेश कहाँ है? वो भी आज सुबह अपनी गाड़ी लेकर गायब है, शारदा देवी ने बताया। गफ्फार खान को सोचते हुए बोले, राकेश का तो कुछ पता नहीं सुबह निकलने के बाद वापस कब आए, लेकिन आप दोनों और माधुरी बेटी को तो ज़रूर चलना पड़ेगा। जी बिल्कुल, हमने कब इनकार किया, परंतु माधुरी को तैयार करना आपका काम है, शारदा देवी बोली, क्योंकि वह हमारे बहुत कहने पर भी बाहर नहीं जाती। जब से आई है बंगले से बाहर ही नहीं निकली, बल्कि अपने कमरे से भी बिल्कुल मजबूरी में ही बाहर निकलती है। गफ्फार खान निहायत गमगीन स्वर में बोला, इतनी छोटी सी उम्र में सदमा भी तो बहुत बड़ा सा है बेचारी ने। वह उसे सही भी इसलिए गई भाईजान, क्योंकि उसे आपका और दीवान साहब का भरपूर प्यार मिल गया। आपके प्यार ने उसे एक नई ज़िंदगी दी है। सब उस भगवान की कृपा का फल है गफ्फार भाई। आप दोनों सचमुच बहुत महान हैं भाभीजान। अचानक शारदा देवी घड़ी देखते हुए बोली, गफ्फार भाई आप थोड़ी देर के लिए मुझे माफ़ करेंगे? क्यों, कहाँ जाना है आपको? गफ्फार ने चौंकते हुए कहा, मुझे मंदिर जाना है। तब तक आप अपनी बेटी से बात कीजिए, मैं बंसी से वहीं नाश्ता भिजवा देती हूँ। हाँ हाँ, आप मंदिर जाइए, इतनी देर हम अपनी बेटी से बेगम साहिबा की इटली का हुक्म सुनाकर वहाँ जाने के लिए तैयार करते हैं। गफ्फार की बात छिड़ गई। वह माधुरी से बात करने ही तो आया था, और इसके लिए खूबसूरत अवसर और क्या हो सकता था कि जब घर का कोई सदस्य मौजूद न हो। आज वह माधुरी से इत्मीनान के साथ बात करने के मूड में था। गफ्फार की चाल में गजब की तेज़ी थी। वह हॉल में से सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ जिस वक्त माधुरी के कमरे में पहुंचा तो उसका दरवाज़ा खुला था। वह बिना दस्तक दिए अधिकारपूर्ण अंदर घुस गया। रेनू कपड़ों के अलमारी में कुछ रख रही थी। एकाएक उसकी नज़र अपनी तरफ एकटक घूर रहे गफ्फार पर पड़ी। उसे अपने कमरे में देखकर रेनू बुरी तरह चौंक गई। अजीब सी बौखलाहट हावी हो गई उस पर। चाचा जान आप? स्वर काँप गया। गफ्फार दूत अंदाज में मुस्कुराया, तुम काँप क्यों रही हो? नहीं तो छोड़ो इन बेकार की बातों को। उस दिन हमारी बात अधूरी रह गई थी। अब बताओ ब्लू टार्च कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। तुम अगर ये समझ रही हो कि तुम्हारे इस तरह मना करने से मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगा तो ये तुम्हारे भूल के अलावा कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हारा पीछा जहन्नुम तक नहीं छोड़ूंगा। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दाम है, इसे मैं किसी कीमत पर नहीं हार सकता। आप अच्छी तरह कन्फर्म है कि ब्लू टार्च मेरे पास है? रेनू ने अजीब सा सवाल किया। गफ्फार एकदम भड़क उठा। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? ये बकवास नहीं, चाचा जान एक सच्चाई है। रेनू ने एकदम सीरियस होकर कहा। कैसे सच्चाई? मैं समझा नहीं। आप कह रहे हैं कि मेरे पास ब्लू टार्च है, जबकि मैं नहीं जानती कि मेरे पास ऐसी कोई चीज़ है। इस पहले का मतलब? गफ्फार ने आगे तरेड़ कर कहा। मतलब ये कि आप कहते हैं मैं तो मान लेती हूँ कि कभी ब्लू टार्च मैंने हासिल की होगी। उसके बाद बीच में कट कर गफ्फार संशोधन किया, की होगी नहीं, की थी। चलिए माना की थी। रेनू ने उसकी बात स्वीकार करते हुए, परंतु अब मैं नहीं जानती कि वो कहाँ है। क्या मतलब? गफ्फार चौंका। मतलब ये कि मैं पिछला लगभग सब कुछ भूल चुकी हूँ। ब्लू टार्च क्या है मुझे भी याद नहीं है। आप कह रहे थे ना मैंने आपकी मदद से ब्लू टार्च सतीश से हासिल की थी। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि मुझे ना आप याद है, ना यहाँ तक कि मुझे सतीश के विषय में भी कुछ याद नहीं है।
इस घर में रह जरूर रही हूँ, लेकिन वास्तविकता क्या है, मुझे यहाँ सब कुछ एकदम नया सा लग रहा है। जो जैसा कह देता मैं मान लेती हूँ। इस वक्त मेरे पास अपना कोई दिमाग नहीं है। सच तो यह है कि मैं खुद नहीं जानती कि मैं कौन हूँ। लगता है कोई नई चाल चल रही हो तो आप मेरा यकीन कीजिए, मैं सच कह रही हूँ। लेकिन ये कैसे हो सकता? गफ़ार असमंजस की स्थिति में आ गया। क्यों नहीं हो सकता? रेनू ने अपनी बात जमा तो कहा। जिस दिमाग पर लगातार कई महीने तक एक दिन 50-50 बार बिजली के झटके दिए गए हों, क्या वो समान रह सकता है? क्या आप उससे ये अपेक्षा रखेंगे उसकी याददाश्त एक स्वस्थ व्यक्ति की तरह कायम रहे? गफ़ार कुछ बोला नहीं। जाने क्या सोचता रहा। रेनू फिर बोली, मेरा दिमाग उन लोगों ने इतना कमज़ोर कर दिया कि मुझे कुछ भी सोचने समझने के काबिल नहीं रहा। मुझे तो अब भी उस हर वक्त लगता है जैसे दिमाग की नसें फट रही हैं। रह रहकर मुझे आज भी मेरे दिमाग के झटके लग रहे हैं। मुझे तो आश्चर्य है कि ऐसी हालत में पहुंचने के बावजूद मैं जीवित कैसे हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि जिसका पता न बताने के लिए तुमने इतनी यातनाएं सही, उसे ही भूल गई। भले ही आप यकीन न करें, परंतु यह हकीकत है, रेनू ने कहा। विचित्र तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन ये कठोर सच्चाई कि मैं अपने बारे में भी सब कुछ भूल चुकी हूँ। मैं कौन हूँ, कहाँ से आई थी, इस परिवार की बहू कैसे बन गई। अब गफ़ार खान इस विषय में गंभीरता से सोचने के लिए बाध्य हो गया। बोला, क्या तुम्हें अपनी पिछली ज़िंदगी के विषय में कुछ भी याद नहीं है? सचमुच कुछ भी याद नहीं है? नहीं, ये भी याद नहीं कि तुम मेरे संपर्क में कैसे है? ज़रा भी नहीं। रेनू ने इनकार में सिर हिलाते हुए कहा, मैं जब उन बदमाशों के चंगुल से छूटकर इस घर में आई थी तो मेरे लिए सब कुछ रहा था। मैं किसी के विषय में कुछ नहीं जानती थी। मैंने अंदाज से रिश्ते जानने की कोशिश की थी। आपको तो याद ही होगा कि मैं आप ही को बगैर पहचानने आगे बढ़ गई थी। तब बाबूजी ने आपको परिचय देते हुए आपके पैर छूने के लिए कहा था। मुझे अब तक भी यहाँ के विषय में याद नहीं आया। कोई जो जैसा कहता मैं यंत्र चलित सी वैसे ही कर देती। हाँ, हमें वह घटना याद है। छोड़ो। थोड़ा आश्चर्य भी हुआ था, परंतु हम ये समझते थे कि तुम हमसे अलग होकर कोई डबल खेल खेल रही हो। गफ़ार उस घटना को याद करता हुआ बोला, मेरा डबल खेल यही कि मैं अपनी याददाश्त खो चुकी हूँ। तो फिर तो तुम्हें ये भी नहीं याद होगा तुम कभी स्मैक की इतनी दीवानी थी कि उसके न मिलने पर पागल से हो जाती थी। उसके लिए तुमने अपने तन का व्यापार शुरू कर दिया था। क्या? रेनू बुरी तरह चौंकने का एक विशेष कारण ये भी था कि उससे ऐसा ही कुछ राकेश ने भी कहा था। माधुरी के विषय में गफ़ार और राकेश के एक जैसे बयान सुनकर अब उसे पूरी तरह विश्वास हो गया कि जिस माधुरी का रोल करने आई वो निस्संदेह आवारा और बदचलन औरत थी। माधुरी के रोल में उसे अपने आप से घृणा सी होने लगी। मुझे इस पर आश्चर्य हो रहा था कि यहाँ आने के बाद फिर तुमने 3 दिन बिना स्मैक के कैसे काट लिए। परंतु इन सब बातों को देखते हुए यकीन न आते हुए भी यकीन करना पड़ रहा है। गफ़ार मायूसी भरे स्वर में बोला, मगर माधुरी, तुम्हारी याददाश्त जाने वाली इस घटना ने मेरे सामने नजर आ रही मंजिल को पीछे धकेल दिया। मेरी पिछली सारी मेहनत लगता है बेकार हो गई। आप मुझे तमाम बातें सुनाइए, रेनू ने अनुरोध किया। हो सकता है उसे सुनकर मेरे सुनने हुए दिमाग की नसें खुल जाए और ब्लू टार्च के विषय में कुछ याद आ जाए। इस तरह आपकी मंजिल नज़दीक आ सकती है। और वैसे भी मेरे मन में अपनी पिछली ज़िंदगी में सुनने की प्रबल जिज्ञासा उत्पन्न हो गई है। मैं इस विषय में जानने को बहुत उत्सुक हो गई हूँ। मैं आपसे अपना परिचय जानने की भीख मांगती हूँ। अपने षड्यंत्रकारी मस्तिष्क में गफ़ार करना जाने क्या सोचने लगा। रेनू सवारी नज़रों के साथ लगातार उसकी तरफ देखती रही। उसकी एक क्षण की चुप्पी रेनू को भारी लग रही थी। कुछ देर सोचते रहने के बाद गफ़ार बोला, मेरी एक शर्त है। क्या? रेनू ने अधिक उत्सुकता दिखाते हुए तुरंत पूछा। ब्लू टार्च याद आने के बाद अपने पिछले वादे के अनुसार उसे तुम सिर्फ मुझे सौंपेगी। मैं वादा करती हूँ, रेनू ने बगैर एक क्षण विचारे कहा। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि दीवान साहब की करोड़ों की जायदाद की आधी मालिकिन बनने में मैं तुम्हारे रास्ते में रुकावट नहीं डालूंगा। तुम चैन से जिंदगी भर यहाँ ऐश कर सकती हो। रेनू ने सिर हिलाकर पुनः स्वीकृति दी। अब गफ़ार उसे किसी कहानी का स्क्रीन प्ले सुना रहा था। पंख ले लो पंखे। ए लड़की, क्या है? तुझे हमारे साथ बुला रहे हैं। किधर? उधर ऑफिस में। लड़की स्वच्छंद अंदाज में उस मालिशान ऑफिस में केबिन में घुस गई। केबिन पूरी तरह एयर कंडीशनल था। बाहर जून की दोपहर में लू के थपेड़े खाती लड़की को यूं लगा जैसे स्वर्ग के किसी कोने में आ गई हो। अरे बाबू साहब, यहाँ तो बड़ी ठंडक है। प्रफुल्लित होकर चंचल स्वर बोली।
विशाल मेज के पीछे भव्य कुर्सी पर बैठा अधेड़ व्यक्ति मुस्कुराया। अपने काले सफ़ेद बालों वाली खिचड़ी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए बोला, मज़ा आया? हाँ बाबू साहब, मज़ा आया। वे अपनी आंखें बड़ी बड़ी इधर उधर देखती करके बोली, मगर यहाँ तो कोई बिजली का पंखा अभी नहीं चल रहा, हमारे पीछे एयर कंडीशन चल रहा है। फिर आपको मेरे इस हाथ के पंखे की ज़रूरत नहीं, उसने मायूसी भरे स्वर में बोला। जब बिजली चली जाती है तो तुम्हारे पंखों की सख्त ज़रूरत पड़ती है। दाढ़ी वाला अधेड़ व्यक्ति बोला, तुम्हारे पंखों को खरीदने के लिए हमने तुम्हें बुलाया है, बैठ जाओ। लड़की की आंखों में हर्ष के भाव आ गए। वो सकुचाती हुई कुर्सी पर बैठ गई। तुम्हारे पंख कितने कितने पैसे के हैं? 1 रुपये का एक है। बाबू साहब, 1 रुपये का एक। अपने भोले अंदाज में पंखों के गिरने के बाद वे बोले, 19 है बाबूजी, सब दे दो हमें। लड़के ने हैरत से उसकी तरफ देखा, लेकिन आप। उसकी बात पूरी होने से पहले वह बोला, हमारा ऑफिस बहुत बड़ा, सैकड़ों लोग काम करते हैं, सबके लिए अलग अलग चाहिए ना, ये भी कम पड़ेंगे, आप जितने कहेंगे उतने मिल जाएंगे बाबू साहब। अच्छा, उसने आश्चर्य सा प्रकट करते हुए बोला, तुम इन्हें घर में बनाती हो? लड़की की आंखों में दुख के भाव नजर आने लगे। घर ही समझ लीजिए, ऐसी क्या बात है? मेरा कोई घर नहीं है बाबू साहब, मैं अनाथ हूँ, अनाथालय में रहती हूँ। मैं क्या, मुझ जैसे और भी बहुत सारी लड़कियाँ। लड़की ने दुख भरे स्वर में कहा, बचपन वहीं गुजार कर बड़ी हुई, छोटे मोटे हाथ के काम करके अनाथालय के कर्ज उतारने की कोशिश करते हैं हम। कोई नौकरी क्यों नहीं करते? क्योंकि इसके लिए अनाथालय वाले इजाज़त नहीं देते, तो अनाथालय छोड़ क्यों नहीं देते? फिर हम रहेंगे कहाँ बाबू साहब? इस समय बहुत लड़कियाँ नौकरी करती हुई अकेली रहती हैं, उन्हें हमारा समाज अच्छी नज़रों से नहीं देखता बाबू साहब। लड़के ने अपने विचार प्रकट किया। हर व्यक्ति उन्हें खाने को दौड़ता है। लड़की के लिए बिना आश्रय अकेले रहना खतरे से खाली नहीं है। जैसे भी है, लेकिन अनाथालय हमारा आश्रयदाता भी तो है ही। खैर, इस विषय में हम फिर बात करेंगे। व्यक्ति ने कहा, कल तुम्हारे पास जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा पंखे हों ले आना, हम सब खरीद लेंगे। जी, मैं ले आऊँगी साहब। लड़की खुश होते हुए बोली। जेब से 100 का नोट निकाल कर वह व्यक्ति उसकी तरफ बढ़ाता हुआ बोला, लो ये रख लो, टूटे हुए दे दीजिए साहब, मेरे पास 100 के टुकड़े छुट्टे नहीं हैं। कोई बात नहीं, सब रख लो, कल हिसाब हो जाएगा। नहीं बाबू साहब, लड़के ने तुरंत प्रतिरोध किया, आप छुट्टे 19 रुपये दे दीजिए, कल का हिसाब कल होगा। उसके भोलेपन पर अधेड़ व्यक्ति मुस्कुराया, हमारे ऑर्डर को एडवांस में रख लो। मैं एडवांस नहीं लूँगी। अगर किसी वजह से मैं कल नहीं आ सके तो आप मुझे बेईमान समझेंगे। हम कुछ नहीं समझेंगे, मुझे तो पाप चढ़ेगा। पाप तो तब चढ़ेगा ना जब एडवांस लेकर हमारे ऑर्डर के पंखे नहीं लाओगी। ना बाबू साहब ना, लड़की ने सपाट स्वर में कहा, मैं तो अपने पंखों के सिर्फ 19 रुपये लूँगी। उसकी जिद देखा अधेड़ व्यक्ति ने अपना जेब से हाथ डालकर 20 का नोट निकालते हुए कहा, उसकी तरफ बढ़ा दे, छुट्टी ही लो। 20 का नोट लेकर लड़की ने अपने हाथ में दूसरी मुट्ठी पर पसीने से भीगे 1 रुपये का सिक्का उसे वापस लौटा दिया। व्यक्ति ने न चाहते हुए भी सिक्का ले लिया। वह समझ चुका था कि लड़की 19 से 1 पैसा भी कम न लेगी और न ज़्यादा। पंखे मेज पर छोड़कर लड़की कुर्सी से खड़ी हो गई। फिर अचानक उसे कुछ ध्यान आया। जाते जाते पलट कर बोली, बाबू साहब, अगर मैं आपको ये ऑफिस भूल गई तो किसी से आपके इस ऑफिस का क्या नाम लेकर मालूम करूं? खान एंटरप्राइजेस। व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, पूरे शहर में कहीं भी पूछोगे तो पता लग जाएगा। लड़की वापस चल दी। सुनो, व्यक्ति ने मुस्कुराया। लड़की ठिठक कर हो गई, मुड़कर सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखने लगी। तुम्हारा नाम क्या है? वह ने हिचकी फिर एक झटके से बोली, माधुरी। अगले दिन माधुरी 50 पंखे लेकर खान एंटरप्राइज के ऑफिस में आ गई। अधेड़ व्यक्ति ने उसे देखते मुस्कुरा कर कहा, हाँ माधुरी, बैठो। माधुरी सकचाती हुई कुर्सी पर बैठ गई। वह सौंदर्य की उस जीती जागती तस्वीर को निहारने लगा, जिसे सुंदरता के लिहाज से कुदरत ने जीता जागता करिश्मा कहा जा सकता है। गुलाबी रंगत लिए गोरा मुकड़ा, हिरणी जैसी बड़ी बड़ी आंखें हैं,
पतले गुलाबी ओठ, सुतवा नार, उस पर सुराहीदार गर्दन। न केवल चेहरा बल्कि उसके शरीर की फिगर में गजब का आकर्षण था। बाबू साहब, हाँ हाँ, वो जैसे नींद से जागा। कितने पंख लाई हो? 50 बाबू। 50? ये भी कम पड़ेंगे? माधुरी ने आश्चर्य से पूछा। आपको कुल कितने पंखे और चाहिए? चाहे जितने ले आओ, यहाँ तो सब काम आ जाएंगे, व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर भी कोई संख्या तो आपको बतानी ही पड़ेगी। 1000, 2000? इतने पंखे तो मैं आपको एक साथ नहीं दे पाऊंगी, माधुरी ने स्पष्ट किया। मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में 25 पंखे तैयार कर सकती हूँ। कोई बात नहीं, जितने आराम से तैयार कर सकूँ उतनी रोज़ पहुँचा दिया करो, और हाथों हाथ पैसे ले जाया करो। कभी मटेरियल के लिए कभी एडवांस की ज़रूरत पड़े तो चाहे जितने भेजे ले जाओ। धन्यवाद बाबू साहब, कृतज्ञता भरे स्वर में माधुरी ने कहा। बहुत गर्मी हो गई है, तुम वैसे भी इतनी दूर पैदल धूप में चल कर आई हो, कुछ ठंडा पियोगे? नहीं बाबू साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें धन्यवाद की क्या बात है? जब हम किसी के पास जाते हैं तो लगभग हमें भी मौसम के अनुसार ही कुछ ठंडा गर्म पिलवाते हैं। तुम हमारे पास आई हो और वह भी हमारे काम से। हम अपने बिस्तर में, हाँ उसमें हम ठंडा गर्म पिलाते, तुम हमारे पास आई हो और वह भी हमारे काम से। हम अपने बिजनेस में हर आने वाले व्यक्ति को ठंडा गर्म पिलवाते हैं। तुम हमारे पास आई और वह भी हमारे काम से। हम अपने बिजनेस के हर आने वाले व्यापारी को कुछ न कुछ अवश्य पिलाते हैं। ठीक है जी, तो एक गिलास ठंडा पानी पिलवा दीजिए। ये हुई ना कायदे के बाद अधेड़ व्यक्ति ने खुश होते हुए टेबल पर रखे घंटे पर हाथ मारा। तुरंत चपरासी आ गया। पहले एक गिलास पानी लाओ, फिर स्पेशल 2 एप्पल जूस लेकर आओ, उसने निर्देश दिया। बहुत अच्छा साहब, चपरासी से झुका कर वापस चला गया। माधुरी चुप रही। अगली क्षण उसके सामने ठंडे पानी का गिलास आ गया। उसे एक सांस में ख़त्म करके उसने टेबल पर रख दिया। कुछ क्षण बाद 2 गिलासों में एप्पल जूस आ गया। सामने बैठे व्यक्ति ने एक गिलास माधुरी की तरफ बढ़ा दिया। उसका अंदाज कुछ इस तरह था कि माधुरी इनकार न कर सकी। एक गिलास उसने स्वयं ले लिया। माधुरी ने उसका एक घूंट भरा तो बुरा सा मुंह बनाया। कुछ कड़वा और अजीब सा स्वाद था उसका। क्या हुआ? अधेड़ व्यक्ति ने पूछा। जी कुछ नहीं। अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं ऐसी बात नहीं, माधुरी दबे स्वर में बोली। पहली बार एप्पल का जूस पिया था। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, माधुरी दबे स्वर में बोला। पहली बार एप्पल जूस पिया ना, तो कुछ डिटेस्ट पहली बार एप्पल जूस पिया ना तो कुछ अजीब सा स्वाद लगा। कोई बात नहीं, 2-4 पियोगे तो आदत पड़ जाएगी। दूरता भरी मुस्कुराहट आ गई उसके चेहरे पर। कोई बात नहीं, 2-4 बार और पियोगे तो आदत पड़ जाएगी। दूरता भरी मुस्कुराहट आ गई उसके चेहरे पर। माधुरी को वह घूंट करके पीना कठिन लगा, परंतु सामने वाले व्यक्ति का दिल रखने के लिए उसने दिल का कड़ा करके एक सांस में ख़त्म कर दिया। व्यक्ति की आंखों में अजीब सी चमक आ गई। मेज की दराज में 50 का नोट निकालकर उसकी तरफ बढ़ता हुआ बोला, लो अपने पंखों के पैसे रख लो। माधुरी ने 50 का नोट तो ले लिया, परंतु उसका दिमाग किसी चक्कर गिनने की तरह घूमने लगा था। माधुरी ने 50 का नोट तो ले लिया, परंतु उसका दिमाग चक्कर गिनने की तरह घूमने लगा। हर चीज़ 4-4 नजर आने लगी। शरीर बुरी तरह टूटने लगा। उसकी हालत देखकर व्यक्ति चौंकने का अभिनय करता हुआ बोला, क्या हुआ? चक्कर आ रहे हैं। उसकी जुबान भी लड़खड़ा गई। तुम लू से चलकर आई हो, शायद इसलिए चक्कर आ गए। थोड़ी देर आराम कर लो फिर चली जाना। माधुरी कुछ नहीं बोली, बोलने की स्थिति में थी भी नहीं। वह सामने बैठा अधेड़ व्यक्ति आराम से उसकी तरफ देखता रहा। कोई है का ना। सामने बैठा अधेड़ व्यक्ति आराम से उसकी कुर्सी की तरफ देखता रहा। कोई हरकत नहीं की उसने।
करीब 1 घंटे बाद माधुरी थोड़ी सामान्य हुई, परंतु अपना शरीर अब भी टूटा सा महसूस कर रही थी। दिमाग की नसें जकड़ी हुई सी थी। हल्का हल्का मीठा सा दर्द हो रहा था। आंखों में अजीब सा सुख सुरूर था। करीब 1 घंटे बाद माधुरी थोड़ा सामान्य हुई, परंतु अपना शरीर अब भी टूटा सा महसूस कर रही थी। दिमाग की नसें जकड़ी हुई सी थी। हल्का हल्का मीठा सा दर्द हो रहा था। आंखों में अजीब सा सुरूर था। अब तबीयत कुछ ठीक हुई? अधेड़ व्यक्ति ने सहानुभूति भरे स्वर में पूछा। जी जी, मैं ठीक हूँ। माधुरी खड़ी हो गई। अगर तुम चाहो तो मैं ड्राइवर से बोल दूँ, वह तुम्हें गाड़ी से छोड़ आएगा। जी नहीं, थोड़ा जैसे तुम्हारी मर्जी। व्यक्ति ने कहा। जी नहीं धन्यवाद, मैं खुद चली जाऊंगी, मुझे पैदल चलने की आदत है। जैसे तुम्हारी मर्जी। उसके बाद माधुरी चली गई। उसके जाने के तुरंत बाद एक अन्य व्यक्ति उसके केबिन में दाखिल होता हुआ बोला, नई चिड़िया पर दाना डाल रहे हो गफ्फार खान? आओ आओ जसवंत, गफ्फार ने घर में जोशी के साथ कहा। तुम्हारी नज़रों का जवाब नहीं गफ्फार, नज़र के मामले में लोहा मानता हूँ तुम्हारा। जब टिकती है तो एकदम सॉलिड 24 कैरेट पर। जसवंत बाबू, जब से पुलिस ने शहर में सख्ती की है, हमारे आदमियों को माल सप्लाई करने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। धंधा चौपट होता है। जसवंत बाबू, जब से पुलिस ने शहर में सख्ती की है, हमारे आदमियों को माल सप्लाई करने में बड़ी दिक्कत हो रही है। धंधा चौपट होता नज़र आ रहा है। जसवंत बाबू, जब से पुलिस ने शहर में सख्ती की है, हमारे आदमियों को माल सप्लाई करने में बड़ी दिक्कत हो रही है। धंधा चौपट होता नज़र आ रहा था, तभी मैं खूबसूरत और मासूम नज़र आने वाली लड़कियों से माल इधर से उधर करवा रहा हूँ। इस किस्म की लड़कियों की तरफ आसानी से पुलिस की तवज्जो भी नहीं देती, इसलिए ऑफिस में आजकल लड़कियों की संख्या ज़्यादा नज़र आ रही है। हाँ, तो क्या सब लड़कियां तुम्हारे काम के लिए एकदम तैयार हो जाती हैं? नहीं, गफ्फार बोला, धीरे धीरे दवा देकर तैयार करना पड़ता है। दवा? जसवंत होगा। अरे वही दवा जिसका हम धंधा करते हैं, स्मैक। हाँ, शुरू में 1-2 बार तो हम किसी चीज़ में मिलाकर उसके शरीर में पहुँचाते हैं, फिर हमारी दवा का असर होता है, उसका शरीर खुद ब खुद दवा मांगने लगता है। अगर उसे उस वक्त दवा नहीं मिले तो पागल सी हो जाती है, उसके बिना बुरी तरह तड़पने लगती हैं। ऐसी दशा में स्मैक न मिलने पर मौत भी हो सकती है। बस इसी बात का हम फ़ायदा उठाते हैं। पहले हम किसी भी नई चिड़िया को उसका गुलाम बनाते हैं, फिर स्मैक उसे हमारा गुलाम बना देता है। हम जैसा कहते हैं वैसा करने के लिए मजबूर हो जाती है वह। ये नई चिड़िया कौन थी? ये अनाथ लड़की है। क्या? जसवंत चौंक कर बोला, इतनी खूबसूरत सी अनाथ? गफ्फार ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन अब अनाथ नहीं हो रहेगी। कहाँ रहती है? अनाथालय। गफ्फार बेद भरी मुस्कुराहट के साथ उसकी तरफ देखकर बोला, लगता है तुम्हें बेकरार कर गई वह। हाँ गफ्फार, उसने मुझे पागल कर दिया है। जसवंत व्याकुल सा होकर बोला, फिक्र मत करो, वो जल्दी ऐसी दुनिया में दाखिल होने जा रही है जहाँ तुम आसानी से हासिल कर सकोगे। आज दाना डाल दिया उसके सामने? जसवंत ने उत्सुकता से पूछा। अरे नहीं। गफ्फार दूरतापूर्वक हंसता हुआ बोला, हमने तो उसे एप्पल जूस पिलाया था। जसवंत ठहाका लगाकर हंस पड़ा। गफ्फार के निरंतर प्रयास और स्मैक के स्वाभाविक गुण ने अपना प्रभाव दिखाया। सिर्फ 5 दिन बाद वह स्थिति आ गई जो गफ्फार चाहता था। स्मैक माधुरी के शरीर की आवश्यकता बन गई। उसे लगने लगे कि सांस लेने के लिए भी ऑक्सीजन की नहीं, स्मैक की ज़रूरत है। स्मैक में उसे अपने प्राण नजर आने लगे। गफ्फार की योजना के तहत एक दिन उसे स्मैक नहीं मिली। पागल सी हो गई वह। सूखे रेत पर पड़ी मछली सी मानिंद तड़पने लगी। गफ्फार के ऑफिस में वह उसके पैरों में गिर पड़ी, किसी भिखारी की तरह गिड़गिड़ा रही थी। मुझे स्मैक दे दो बाबू साहब, तुम्हें अब और स्मैक नहीं मिलेगी। ऐसा जुल्म मत करो बाबू साहब, तुमसे कह दिया ना कि हम नहीं मिलेगी। गफ्फार ने सख्ती से कहा। माधुरी रो पड़ी, मैं मर जाऊँगी, मेरा शरीर टूटा तो हम क्या करें?
सिर्फ थोड़ी सी दे दीजिए, मुफ्त में नहीं आती, वो हमें यूँ ही बांटते फिरे, समझी तुम। मेरा सब कुछ ले लो बाबू साहब, बस आज और थोड़ी स्मैक दे दो। माधुरी उसके जाल में पूरी तरह फंस चुकी थी। गफ्फार की आंखों में अजीब सी चमक आ गई। बोली, इस स्थिति में लाना चाहता था, मिल जाएगी, लेकिन उसके बदले हमारा एक काम करना होगा। मैं आपका कोई भी काम करने को तैयार हूँ, बस मुझे स्मैक चाहिए। टेबल पर रखा हुआ बैग तुम्हें न्यू कॉलोनी कोठी नंबर 15 पर पहुँचाना है। पहुँचा दूँगी, उसने ताउलेपन में कहा। इसके बदले में तुम्हें वहाँ से जो पैसा मिलेगा उसे सावधानीपूर्वक हमारे पास लाना है। जो भी आप कहेंगे मैं करूँगी, लेकिन मेरी चीज़। गफ्फार ने उसे जेब की पुड़ी निकालकर फर्श पर उछाल दी। वो इस पर ऐसे झपटी जैसे कोई बहुत दिनों का भूखा रोटी पर झपटता है। उसकी हालत देखकर गफ्फार के होठों पर षड्यंत्रकारी सफलता में मुस्कुराहट कत्थक करने लगी। तो जिस रास्ते पर बढ़ रही है माधुरी, वो सिर्फ और सिर्फ बर्बादी की तरफ जाता है। उस पर चलकर तो बर्बाद हो जाएगी, तबाह कर लेगी अपने आप को। हम आबाद ही कब थे मंजू। इंसान को जीने के लिए पेट भर रोटी, तन ढकने के लिए कपड़ा और सोने के लिए छत चाहिए। तीनों चीज़ें हमें मिल रही थी। आबाद किसे कहती है तू? भीख की रोटियाँ, लोगों के उतरे हुए कपड़े, पराई छत, इसे जीना कहती है तो? माधुरी आवेश में बोली। जीना तो मौत से भी बदतर है, इसमें तो मौत लाख गुना बेहतर है। ऐसे जीना तो जीता जागता नरक है मंजू, नरक। मंजू ने पलट कर कहा, तू ही नहीं स्मैक बोल रही है, ये तू नहीं स्मैक बोल रही है। आज तू उसे नरक बता रही है, जहाँ बचपन से आज तक तुझे आश्रय मिला, लावारिस होते हुए भी तेरी परवरिश हुई। वरना माधुरी नाम का नन्हा हंसते तो सड़क पर एकदम टूट चुका होता। और आज तो उसका उपकार मानने के बदले उसे गाली दे रही है। हाँ दे रही हूँ, और खूब दूंगी। माधुरी पूरी तरह उत्तेजित नजर आ रही थी। क्यों नहीं इस आश्रम के लोगों ने उस वक्त मेरे नन्हे अस्तित्व का गला घोंट दिया? कई लोगों ने मेरी परवरिश इसी जिल्लत भरी जिंदगी के लिए की थी। अनाथालय में पलना इतनी बड़ी कौन सी जिल्लत की बात है? अरे इस दुनिया में कौन जानता है कि हम पाप की औलाद हैं? हमारा जन्म अवैध रूप से हुआ है, फिर थोड़ा बहुत अवैध काम करके ऐशो आराम में से जी लेंगे तो कौन सा पार्ट टूट पड़ेगा? माधुरी, इस दुनिया में पैसा सबसे बड़ी चीज़ है मंजू। इससे हर चीज़ खरीदी जा सकती है, मान सम्मान, ऐशो आराम, दुनिया भर के सुख और प्यार, सब कुछ खरीदा जा सकता है। पैसा आज दूसरा भगवान है। मैंने माना माधुरी कि पैसे के लिए सब कुछ खरीदा जा सकता है, परंतु मन का सुकून नहीं खरीदा जा सकता इससे। ये सब किताबी बातें मंजू, ये सब किताबी बातें मंजू, जो सिर्फ किताबों में ही अच्छी लगती हैं। माधुरी बोली, वास्तविकता यह है कि पैसा ही मन को सुकून देता है। मन को झूठी तसल्ली देकर बहलाना है। मन का सुख नहीं, कमजोरी है। अब मुझे देख, फिर 2 महीने के अंदर मेरे पास अपना फ्लैट है, बैंक बैलेंस है, कुछ दिन बाद गाड़ी आ जाएगी, कोठी बंगला भी तैयार हो जाएगा, साथ ही समाज और शहर में इज्जत से जी रही हूँ। और एक तो वह अनाथ आश्रम में रहने वाली एक अनाथ लड़की जिसका कोई अपना परिचय नहीं। मैं अच्छी तरह जानती हूँ माधुरी की स्मैक का धंधा करने वाले एक कॉल गर्ल की क्या इज्जत होती है। मंजू व्यंग भरे स्वर में बोली, इस समाज में कॉल गर्ल का एक दर्जा होता है, उसकी कोई कीमत होती है, परंतु अनाथ लड़के की कोई दर्जा नहीं होता। कौड़ियों जितनी भी कीमत नहीं होती उसकी। जो तूने पाया वह तो गिनवा दिया, मगर उसके बदले क्या जो खोया उसे नहीं गिनवाएगी? मंजू ने फिर कटाक्ष किया। माधुरी मुस्कुरा कर बोली, वह तो एक ना एक दिन हर लड़के को खोना पड़ता है। माधुरी की तरफ देखती हुई मंजू की आशा आंखों में घृणा के बारूद भरा है। बोले, मैं तुझे एक भटकी हुई सहेली समझकर समझाने आई थी, पर मैं नहीं जानती कि तेरे विचार इतने गंदे और घिनौने हो चुके हैं। अगर जानती तो कभी नहीं आती तेरे पास। वैसे तो स्मैक और पैसे ने तेरा विवेक पूरी तरह छीन लिया, इसलिए मेरी बात तेरे दिमाग के ऊपर से गुजर जाएगी, परंतु कहे बगैर मुझसे नहीं रह जाएगा। माधुरी, तू इतनी देर से सिर्फ व्यापार की बातें कर रही थी, परंतु उसके बाद मैं तुझे ये बता देना चाहती हूँ कि तूने घाटे का सौदा किया। तूने अपने व्यापार की जिस पूंजी को लगाया उसकी कीमत देने वाला इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। कहते हुए मंजू का स्वर भारी हो गया, गले में बोले अटकने लगे। अब मैं जा रही हूँ, लेकिन ज़िंदगी के किसी मोड़ पर तुझे मेरी ये बात अवश्य याद आएगी। कहने के बाद उसने माधुरी की तरफ इस तरह देखा जैसे उसे आखिरी बार देख रही हो। साथ ही उसकी आंखों में कुछ आंसू निकल कर फर्श पर लुढ़क गए।
मंजू तेजी से भागती हुई बाहर निकल गई। माधुरी ने फर्श पर गिरे हुए उस आंसुओं को देखा, बुरा सा मुँह बनाया और बड़बड़ाई, पागल कहीं की। पूजनीय डैडी, सादर चरण स्पर्श। आपको ये जानकर बेहद खुशी होगी कि मैं इस महीने 15 तारीख को 1 महीने की छुट्टी पर घर आ रहा हूँ। उससे भी अधिक खुशी होगी जानकर होगी कि आपके आशीर्वाद से मैंने एक ऐसी सफलता हासिल की है जिस पर न केवल आपको बल्कि पूरे देश को गर्व होगा। आपकी बेटी ने एक ऐसा आविष्कार किया जो संसार का पहला होगा, जिससे संसार भर के वैज्ञानिक चकित रह जाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि आपकी बेटी ने ऐसा कौन सा आविष्कार किया। डैडी, हमारे देश की सीमा पर एक बहुत बड़ा हिस्सा सदैव बर्फ से ढका रहता है। हमारे सीमा प्रहरियों को बर्फ़ के कारण अनेक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बर्फ़ की वजह से हमारे एक पड़ोसी देश ने दोस्त बनकर 1962 में हमें बहुत नुकसान पहुंचाया था। वह हमारे सैनिकों के गौरवपूर्ण इतिहास का दुखद पन्ना है। उस समय से बर्फ़ के पहाड़ हमारे लिए लगातार चुनौती बनकर खड़े हैं। मैंने इस चुनौती को स्वीकार करके एक ऐसी चीज़ का आविष्कार किया जो निस्संदेह हमारे देश के लिए एक वरदान साबित होगी। मैंने उसका नाम ब्लू टॉर्च रखा। रखा है। उसमें से निकलने वाली किरणें अपने सामने से बर्फ़ को ऐसे हटा देती हैं जैसे एयर पंप के सामने धूल उड़ जाती है। अभी उसमें से एक छोटी सी कमी है कि यह है कि कम दूरी का बर्फ़ ही हटा पा रही है। ज़्यादा रेंज बढ़ने के साथ ही उसके सेल ब्लास्ट हो जाते हैं, परंतु ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। इसे तो कोई छोटा मोटा वैज्ञानिक भी दूर कर सकता है, और वैसे मैं उसके साथ लेकर आ रहा हूँ। छुट्टियों में कुछ दिन घर रहने के बाद आसपास के हिल स्टेशन पर जाकर इस कार्य करूँगा। उम्मीद है जल्दी सफल हो जाऊँगा। इस टॉर्च की मौजूदगी हमारे लिए सियाचिन जैसे सामरिक महत्व के ग्लेशियर पर पहुंचना और पहरा देना कोई मुश्किल काम नहीं रह जाएगा। और हाँ, अभी आप इस जानकारी को अत्यधिक गुप्त रखना, क्योंकि अगर किसी दुश्मन देश को भनक भी लग गई तो वो इसे हासिल करने में कोई कमी नहीं छोड़ेगा और हमारे देश के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। शेष मिलने पर। अंत में मम्मी को चरण स्पर्श, राकेश को प्यार, आपका बेटा सतीश दीवान। इस पत्र को प्रताप सिंह दीवान कई बार पढ़ चुके थे, परंतु मन नहीं भर रहा था। एक बार पुनः पढ़ रहे थे कि तभी, क्या बात है दीवान साहब, आज बड़े खुश नज़र आ रहे हैं आप। आओ गफ्फार भाई बैठो। दीवान साहब प्रसन्नता भरे स्वर में बोले, बातें कुछ ऐसी सुनोगे तो खुशी से उछल पड़ोगे। आओ गफ्फार भाई बैठो। दीवान साहब प्रसन्नता भरे स्वर में बोले, बातें कुछ ऐसी सुनोगे तो खुशी से उछल पड़ोगे। अच्छा। उनके सामने वाली कुर्सी पर बैठते हुए गफ्फार आश्चर्य से कहा, जरा हम भी तो सुने। सतीश की चिट्ठी आई। मैं समझ गया, गफ्फार ने ऐसे कहा जैसे कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया हो। आने के लिए लिखा होगा। दीवान साहब मुस्कुराए। खुशी तो वास्तविक खुशी के सामने हल्की पड़ गई है गफ्फार भाई। यानी इससे भी बड़ी और कोई ज़बरदस्त खुशी की बात लिख दी है उसने। हाँ। क्या दुल्हन साथ ला रहा है? नहीं। फिर? गफ्फार की उत्सुकता चरम सीमा पर पहुंच गई। दुल्हन से भी बड़ी चीज़ ला रहा है। मैं समझा नहीं। समझ जाओगे, दीवान साहब ने प्रफुल्लित स्वर में कहा। लो, ये चिट्ठी को पढ़ लो। गफ्फार खान चिट्ठी लेकर पढ़ने लगा। पढ़ने के बाद वो सचमुच उछल पड़ा। मैंने कहा था ना कि तुम भी उछल पड़ोगे। हम लोग ही क्या, कुछ दिन बाद सारा संसार उछल पड़ेगा दीवान साहब। गफ्फार खान चीखता हुआ बोला, अपने बेटे ने कमाल जो कर दिया, सब उसकी मेहनत और लगन है गफ्फार भाई। तभी वहाँ शारदा देवी आ गई। क्या बात है, आप दोनों इस तरह क्यों चीख रहे हैं? तुम भी हमारे साथ इसी तरह चीखो शारदा। दीवान साहब खड़े होकर मारे खुशी से शारदा के कंधों को पकड़कर उन्हें बुरी तरह झंझोड़ते हुए बोले। तनिक झंझलाहट के साथ कहा, शारदा देवी, मेरा दिमाग ख़राब नहीं हुआ है। नहीं हुआ तो हो जाएगा। लो, सतीश की ये चिट्ठी पढ़ लो। दीवान साहब ने चिट्ठी उनकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। पढ़कर शारदा देवी भी खुशी से नाचने लगी। एक गफ्फार खान को सोचता हुआ बोला, दीवान साहब, चिट्ठी में लिखी सतीश की आखिरी बात अवश्य ध्यान रखना। क्या? अभी ये बात हम लोगों के अलावा और कहीं नहीं जानी चाहिए। यहाँ तक कि घर के नौकरों को भी इसकी हवा नहीं लगनी चाहिए, वरना खतरा खड़ा हो सकता है। गफ्फार खान ने अत्यंत गंभीर स्वर में कहा।
हाँ, दीवान साहब तुरंत बोले, इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अपनी कोठी के अंडरग्राउंड और साउंड प्रूफ कमरे में जसवंत किसी से एक छोटे किंतु शक्तिशाली ट्रांसमीटर पर बात कर रहा था। हेलो जसवंत यार, हमारे बिजू आदि यार अशांति वाले क्षेत्र में पहुंच गए। यस सर, गुड। हम तुमसे बहुत खुश हैं जसवंत। थैंक यू सर। काफ़ी दिनों से तुमने कोई विशेष सूचना नहीं भेजी। फिलहाल ऐसा कुछ विशेष देश में हो ही नहीं रहा। ऐसी बात नहीं है जसवंत, आजकल तुम्हारे देश विज्ञान के क्षेत्र में बहुत तरक्की कर रहा है। पिछले दिनों प्रक्षेपास्त्र का सफल परीक्षण किया और पूर्णतः स्वदेशी अंतरिक्ष यान का निर्माण करके अपने मित्र देश की सहायता से उसे सफलतापूर्वक अंतरिक्ष कक्षा में स्थापित भी किया है। तुम कह रहे हो कि तुम्हारे देश में कुछ विशेष हो ही नहीं रहा। सर, अब वहाँ तक मेरी पहुँच नहीं थी। खैर, अब हम तुम्हें एक ऐसा महत्वपूर्ण कार्य सौंप रहे हैं जहाँ तक तुम्हारी पहुँच है। आदेश दीजिए सर। प्रताप सिंह दीवान का बड़ा लड़का कैप्टन सतीश 10 तारीख को छुट्टियां मनाने घर आ रहा। उसके पास ब्लू टार्च नाम की एक अति महत्वपूर्ण चीज़ है। तुम्हें वो ब्लू टार्च हर कीमत पर हासिल करनी है। ब्लू टार्च? ये क्या चीज़ है? मैं पहली बार इसका नाम सुन रहा हूँ। ये सेना के उपयोग में आने वाला एक ऐसा महत्वपूर्ण आविष्कार है जिसे सतीश दीवान ने जन्म दिया है। ब्लू टार्च से निकलने वाली किरणें भारी से भारी बर्फ़ को धूल की मानंद उड़ा देती हैं। इससे हमारा देश भारतीय सेना के सामने बहुत कमज़ोर हो जाएगा। इसीलिए उसे हासिल करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। उसकी हम कोई भी कीमत दे सकते हैं। अगर तुम्हें इस मिशन के लिए किसी सहायता ज़रूरत पड़े तो हम उसे चाहे जितनी बड़ी रकम का लालच देकर ये काम करवा सकते हैं। हम मुँह मांगी रकम देंगे। ओके सर। इस काम में तुम्हारी मदद इस मैक का धंधा करने वाला तुम्हारा दोस्त गफ्फार खान कर सकता है, जो प्रताप सिंह दीवान का जिगरी दोस्त और एक तरह से उसका फैमिली मेम्बर है। वो प्रताप सिंह का दीवान जिगरी दोस्त और इस तरह का फैमिली मेम्बर है। दौलत गफ्फार की कमज़ोरी है। उसकी इस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर तुम उसे अपने मिशन में शामिल कर सकते हो।